गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये भी चैप्टर फर्स्ट का ही है। मैं अलग अलग टॉपिक इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आप लोग भी ऐसे नहीं हो जो एक साथ एक लेंथी चैप्टर को समझ सको। ठीक है, तो आप जब एक चीज को पॉइंट वाइज समझोगे ना तो आपको वो चीज अच्छे से समझ में भी आएगी और लर्न भी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्योंकि कल हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी, न्यूट्रिशन इन अमीबा, स्टोमाटा के बारे में हमने पढ़ लिया था। ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ समझना है, डेफिनेशंस तो अपने आप फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, अभी क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, सॉरी इन एनिमल्स। तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन मतलब हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो फूड इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन जो होता है उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी इसलिए चाहिए हमारी बॉडी को, क्या हमारे जो सेल्स हैं उनको वर्क करना है, डेली बेसिस पे वर्क करना है। आप सुबह उठते हो, आप खाना खाते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ताकि आपके बॉडी को क्या है, एनर्जी मिले। अगर आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो वर्क नहीं करेंगे और वो डेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसमें कि न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे होता है? इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एज वी ऑल नो कि हमारा जो न्यूट्रिशन है कहाँ पे होता है? प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले एक ड्रॉ करना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने रफली रफली ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म किससे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये कितने मीटर की होती है? ये टोटल जो होती है ना वो 9 मीटर की होती है, जिसमें सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना आपकी, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है। बाकी आपका जो भी है माउथ से स्टार्ट होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ टू एनस। ठीक है, तो ये टोटल 9 मीटर, जिसमें जो बीच का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो सिर्फ कितना होता है आपका? वो होता है 6 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है? इसमें होते हैं सबसे पहले एंजाइम्स, जो कि आपके फूड को उन पार्टिकल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको, जो हमारा ब्लड है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ताकि वो हमारे सेल्स के पास पहुंचे और वो उनको एक्टिवेट करे, एनर्जी दे। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम्स भी होंगे जो कि हम अभी पढ़ेंगे वन बाय वन इसको। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहला होता है माउथ, सेकंड होता है यहाँ पे ईसोफेगस। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखो, आपका जो लेफ्ट हैंड है, अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट के नीचे वाले एरिया में ऐसे अगर आप लगाओगे ना, तो जिस एरिया पे भी आपने जस्ट डायफ्राम के नीचे लगाया हो वही आपका स्टमक का एरिया होता है। उसके बाद इधर वाली साइड पे आता है आपका लिवर, जो कि बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी डाइजेशन में। लिवर से नीचे यहाँ पे, स्टमक के नीचे यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियास के बाद यहाँ पे सीधे हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जो कि मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखना, और तीनों ही अपने जो मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम आते हैं, लास्ट में आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देन लास्ट है आपका एनस, क्योंकि मैं रेक्टम नहीं बोल रही, एनस, क्योंकि मुझे एंड करना है उसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। यहाँ पे ये पार्ट्स जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है,
अब आपको क्या करना है कि ये जो मैंने बताया था, ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ये करते क्या है, ये आपके जो फूड है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया ही था, ताकि हमारा जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो अभी हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। मैं इसके ऊपर से ये चीजों को रफ कर देती हूँ। अब देखो, माउथ सबसे पहले आता है। माउथ, आप देखते हो माउथ में सबसे पहले होता है सलाइवा, क्योंकि जब भी आप फूड ईट करते हो तुरंत आपका जो मिक्स हो जाता है सलाइवा से, क्योंकि इसके अंदर होता है सलाइवरी अल्फा सलाइवरी एमाइलेज। याद रखना, ये एंजाइम जिसके पीछे भी एज आता है वो एंजाइम होता है। तो अल्फा सलाइवरी एमाइलेज या फिर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड है, तो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड एंजाइम मिल जाएगा आपको, सलेवरी अल्फा एमाइलेज। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, लिवर, पैंक्रियाज, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सबसे पहले सलाइवा के बारे में बात करेंगे, माउथ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सलाइवा सीक्रेट करती हैं जब आप फूड ईट करते हो। जैसे ही आपने फूड ईट किया, सलाइवरी जो ग्लैंड है एक्टिवेट हो जाएंगी, सलाइवा जो है अपने आप आपके फूड से रिएक्ट करने लगेगा और मिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हमारे स्टमक में, याद रखना 30% डाइजेशन होता है कंप्लीट। और डाइजेशन अभी आप जब स्टेप वाइज पढ़ोगे तो प्रॉपर जो कंप्लीट कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन में जाके होता है, वो धीरे धीरे समझेंगे। जितना परसेंट है उतना ही आपको याद रखना है। तो 30% यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। तो सलाइवा, यहाँ पे सलाइवा का काम क्या है? माउथ का जो फर्स्ट हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स वो क्या करती हैं? सलाइवा सीक्रेट करती हैं, वो मिक्स होता है स्टार्च के साथ और उसको ब्रेक कर देता है या फिर उसको कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है शुगर में। और वो एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अल्फा एमाइलेज। यहाँ पे 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। यहाँ पे माउथ का जो डाइजेशन है, जो वर्क सिस्टम है, वो इतना खत्म हो गया। अब इसके अलावा नहीं, जो आपके 10th के लेवल में है। अब आते हैं ईसोफेगस। तो याद रखना, हमारा जो फूड है, हमने जो ईट किया, वो इजिली यहाँ से नीचे खिसकता हुआ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन 12th में भी आता है, नीट में भी आता है, कि कौन सा बॉडी पार्ट होता है या कौन सा ऑर्गन होता है जिसमें डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो आंसर होना चाहिए ईसोफेगस। आपके ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो अब डाइजेशन नहीं होगा तो आपका फूड डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? आपका ये जे शेप्ड स्टमक का शेप का नाम भी होता है जे शेप्ड, याद रखना। तो स्टमक में अब आपका फूड आ गया। अब स्टमक में फूड आ गया तो स्टमक में क्या चीज है आपको पता ही है। स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो, मैं इसको रफ कर रही हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और सीक्रेट क्या क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस। इसमें क्या क्या होता है? ये सबसे पहले याद रखो, एसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। अब इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl क्या करता है? आपके जितने भी माउथ से जब आपने फूड ईट किया तो जितना भी उसमें बैक्टीरिया, अगर कोई भी जर्म्स आपके स्टमक में पहुंच गया होगा तो वहां पे ये किल जर्म्स, यानी कि HCl जो है आपके जर्म्स को किल करने का फंक्शन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन में इसको डाइजेस्ट करता है। और एक और चीज याद रखना, पेप्सिन जो है वो HCl की हेल्प से ही वर्क करता है, यानी कि उसको फंक्शनेबल जो बनाता है, पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करके
वो बनाता कौन है? HCl। HCl की मदद से ही ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब लास्ट आ जाता है म्यूकस क्या करता है। अब याद रखो कि HCl इसका पीएच कितना होता है? पीएच 1 से 2 के ऑलमोस्ट होता है, तो ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। अब हाईली एसिडिक है, हमारी मेम्ब्रेन भी है स्टमक की, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हाईली एसिडिक आप अगर एक एसिड की बूंद भी टपकाओगे ना तो आप तुरंत वहां पे बर्न हो जाओगे। तो ये तो हमारा स्टमक है, यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो हमारे स्टमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट भी करे इस एसिड से। तो वो प्रोटेक्शन का जो काम करता है वो करता है म्यूकस। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको कि म्यूकस प्रोटेक्शन करवाता है किससे? एसिड से, HCl से। HCl क्या करता है? जर्म्स को किल करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद ये जो वर्क फंक्शन है ये हमारा जो स्टमक से रिलेटेड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आएंगे जब हमारा फूड यहाँ से निकल के यहाँ पे आता है, यानी कि पेंक्रियाज और लिवर के बीच में, तो लिवर का जो वे होता है, रास्ता होता है, वो पहले ही इस रास्ते में खुलता है और पेंक्रियाज का थोड़ा सा इसके नीचे। तो अब क्या करेंगे? अब लिवर क्या काम करता है? लिवर इंपॉर्टेंट होता है फैट के लिए। याद रखना, ये फैट के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि इट्स ब्रेक डाउन फैटी जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज होती है, लिवर सबसे ज्यादा क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस, जो कि इस काम में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। यही फैट को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। याद रखना, अगर बाइल जूस सीक्रेट नहीं होगा, फैट के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे, तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जहां पे लास्ट में जब फैट को डाइजेस्ट करने का काम आता है, थोड़ा सा हमारा ये जो पेंक्रियाज है ये भी हेल्प करता है, यहाँ बिना इसके नहीं होगी। जब तक ये उसको ब्रेक नहीं करेगा, जब इतनी चीज है आप इसको डायरेक्ट डाइजेस्ट कैसे करोगे जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे। तो यही काम होता है आपके बाइल जूस का। ठीक है, ये बाइल जूस यहाँ पे लिवर में गॉल ब्लेडर होता है, वहां से ये सीक्रेट होता है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है गॉल ब्लेडर, तो यहाँ पे फैट के मॉलिक्यूल्स को उन्होंने स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे आके, यानी कि यहाँ पे जब हमारा फूड आया तो हमारा फूड जो है बाइल से भी मिल गया है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे उसने जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया उससे भी मिल गया। अब बारी आएगी जब यहाँ आएगा, यानी कि ये लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियास। तो मैं इसको हल्का सा थोड़ा रफ कर दे रही ताकि आपको भी क्लियरली समझ में आए। ठीक है, आप इसका अच्छे से डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जब आपका ये बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, मुझे तो पूरे मिले थे। ठीक है, यहाँ पे ये स्टमक हो गया, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लीफ शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये आपका लिवर हो गया था। अब यहाँ पे फूड आ चुका है, अब यहाँ से पेंक्रियाज जो है वो क्या रिलीज करेगी? पेंक्रियाज रिलीज करता है पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस, इसमें क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन और इसमें होता है लाइपेज। याद रखना, लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज है यहाँ ही पे याद रखना, पेंक्रियाज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, इंसुलिन, जो कि हमारे अभी सब जानते हैं, सबके फादर या मदर किसी ना किसी को डायबिटीज होती है, तो जो इंसुलिन वर्ड सुनते हो ना वो पेंक्रियाज से रिलेटेड होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है कम होता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों चीज जो है वो आपकी पेंक्रियाज से रिलेटेड है। ठीक है, ये ग्लूकोज लेवल को शुगर में बढ़ाता है, ये कम करता है। अभी इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी आगे टॉपिक हुआ तो हम डेफिनेटली इसको करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है, यानी कि अब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंच चुका है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, जहां पे आपका फाइनल डाइजेशन होना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको बोला जाता है डुओडेनम। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जो फूड आया था उसमें देखो लिपिड मिला हुआ है, सॉरी बाइल मिला हुआ है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और जो भी आपके गैस्ट्रिक जूसेस है सब, और जितना आपका डाइजेशन होना था यानी कि 30% आपका यहाँ हो चुका है। प्रोटीन का यहाँ जितने भी परसेंट होना था हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। सेम यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके आपके जितने भी डाइजेशन होता है ना, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स का वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स आके एमिनो एसिड में चेंज हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, चेंज नहीं सॉरी, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। यहाँ पे फैट जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, और आपका जो स्टार्च है वो प्रॉपर शुगर में कन्वर्ट डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इनडायरेक्टली बात करें सिंपल कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका हो चुका है, ठीक है। तो आपके जो प्रोटीन है अमीनो एसिड में चेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बात आती है वो आती है कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज होती है जिसको हम बोलेंगे, जो कि आपके चैप्टर्स में आएगी, विलाई। अब ये डाइजेशन हो चुका है, इनका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसके वॉल पे, जो कि हेल्प करते हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, सॉरी फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी कि आपके अब जो विलाई है, अब आपका चीजें डाइजेस्ट हो चुकी है, मतलब कन्वर्ट हो गई, आपने उसको कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्या होगा, ब्रेक होने के बाद अगेन हमारी बॉडी में सेल्स तक उनको पहुंचाना भी तो है। अब हमने जो फूड खाया उससे हमें जो एक्चुअल में चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो हमारी बॉडी को मिल गए। अब हमारी बॉडी को उसको वापस भी लेना है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके, उसको एनर्जी मिले। तो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लाइज होती है जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। और ये कंप्लीट ब्लड वेसल्स की होती हैं। तो याद रखना यहाँ पे जैसे ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं तुरंत एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जितनी भी चीजें हैं हमारे सेल्स तक वापस पहुंच जाती हैं। सेल्स तक पहुंचने का रीजन वही है कि सेल्स ताकि अपने एनर्जी ले और वापस से वर्क करना स्टार्ट कर दें। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो वापस जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। याद रखना कभी भी क्वेश्चन आए कि किस ऑर्गन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो आंसर हमेशा ईसोफेगस ही रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल एब्जॉर्ब होती है। लास्ट में जो वेस्ट आपका निकलता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल या फिर हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं डायग्राम्स के थ्रू ही समझाती हूँ बच्चों को। इससे क्या है, इजिली समझ में आता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं आपको तो आपको मैं उसको रीड करते जाऊं आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप एक बार और इस वीडियो को देखोगे तो आई होप आपको सारी चीजें ना स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये 10th तक का है, सिर्फ 10th तक का, 12th तक का नहीं है। 12th तक में आते हैं तो थोड़ा डिटेल में पहुंच जाते हैं हम। जो 10th का सिलेबस होता है वही सेम 12th में आता है, बट डिटेल में होके आता है, ठीक है। थैंक यू।